MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास BA फर्स्ट ईयर। ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट के अनुसार आपका ये जो वीडियो है वो दूसरा भाग है। इसका पहले भाग हमने अपलोड कर दिया था, आज इसका दूसरा वीडियो है। तो इस भाग में हम जानेंगे बोली, विभाषा, भाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो अध्ययन शुरू करते हैं। बोली, विभाषा, भाषा और राजभाषा। पहले इनके बारे में जानते हैं। यूं बोली, विभाषा और भाषा का मौलिक अंतर बता पाना कठिन है, क्योंकि इसमें मुख्य अंतर व्यवहार क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर है। वैकल्पिक विविधता के चलते एक समाज में चलने वाली एक ही भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम इस प्रकार देखते हैं। पहला बोली, दूसरा विभाषा और तीसरा भाषा अर्थात परिनिष्ठित या आदर्श भाषा। बोली और भाषा में अंतर होता है। यह भाषा की छोटी इकाई होती है। कौन? बोली। इसका संबंध ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है और देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप या लहजा कुछ दूरी पर बदलते पाया जाता है तथा लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें विसंगतियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। भाषा का परिनिष्ठित भाषा अथवा आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण, गौरव, साहित्यिक अभिवृद्धि, जनसामान्य में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राजकार्य के लिए चुन ली जाती हैं और उस राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। अब समझने का प्रयास करते हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त रहता है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 22 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई हैं। राज्यों की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राजभाषा घोषित कर सकती हैं। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं
पर्याय वह अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। पर्याय राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। अब जानते हैं भाषा के विभिन्न रूप। जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की एक अपरिहार्यता है। इसका कारण ये है कि भाषाओं को संप्रेषण प्रकार्य फैक्शन कई स्तरों पर और कई संदर्भों में पूरी तरह प्रयुक्ति सापेक्षता गया है। प्रयुक्ति और प्रयोजन से रहित भाषा अब भाषा ही नहीं रह गई है। भाषा की पहचान केवल यही नहीं कि उसमें कविताओं और कहानियों का सृजन कितनी संप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकतर संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक संदर्भों और अन्य प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। इधर संसार भर की भाषाओं में ये प्रयोजनीयता धीरे धीरे विकसित हुई है और रोजी रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं का एक साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है। वर्गा भाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा आदि। अब जानते हैं बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली डायलेक्ट को समझना आवश्यक है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिसकी भाषा में पारंपरिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा वह बोली ही रहती है। स्पष्ट यह है कि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसकी बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। एक भाषा को कई बोलियां होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जब कई व्यक्ति बोलियों में पारंपरिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। अब जानते हैं मानक भाषा। भाषा के स्थिर अथवा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती हैं तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उससे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का
प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांस, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं। किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के भी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोग द्वारा शुद्ध माना जाता है। मानकता अनेकता में एकता की खोज है, अर्थात यदि किसी लेखन या भाषिक इकाई में विकल्प न हो तब तो वही मानक होगा, किंतु यदि विकल्प हो तो अपवादों की बात छोड़ दें तो कोई एक मानक होता है जिसका प्रयोग उस भाषा की अधिकांश शिष्ट लोग करते हैं। इसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिनिष्ठित माना जाता है। उस भाषा की लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है। मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। उसका संबंध भाषा की रचना से न होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है। मानक भाषा को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि समाज में एक वर्ग मानक होता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है तथा समाज में उसी का बोलना लिखना, उसी का खाना पीना, उसी के रीति रिवाज अनुकरणीय माने जाते हैं। मानक भाषा मूलतः उसी वर्ग की भाषा होती है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। अब जानते हैं संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती हैं। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिनिष्ठित हो जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिनिष्ठित हो गई है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं। जब कोई भाषा संपर्क भाषा के रूप में उभरती है तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता से प्रेरित होकर वह प्रभुत्व संपन्न भाषा बन जाती है। यह तो आवश्यक नहीं है कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो, पर द्वितीय भाषा के रूप में इसके बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं। अब जानते हैं राजभाषा। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उस राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक
सेतु का कार्य करती हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राजभाषा हैं। आज हिंदी हमारी राजभाषा है। अब जानते हैं राष्ट्रभाषा। देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारंपरिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा हैं। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है, किंतु इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हो और जो पूरे देश के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त हैं। उपयुक्त सभी भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। इसीलिए यह प्रश्न निरर्थक है कि राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा आदि में कौन सर्वाधिक महत्व का है। आवश्यकता है हिंदी को अधिक व्यवहार में लाने